औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेसन नंबर 23 है हमारे पास कोग्निटिव प्रोसेसेस। कोग्निटिव एक बहुत ब्रॉडर टर्म है। इसमें हमारा माइंड, जब कोई हम लोग लैंग्वेज सीख रहे होते हैं तो माइंड में जो प्रोसेस हो रहे होते हैं, फिर उस लैंग्वेज को स्टोर करना, उसको कंप्रीहेंड करना, फिर प्रोड्यूस करना, इस सब में जो मेंटल प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं वो कोग्निटिव की टर्म में आ जाते हैं। We saw that parents provide a structured environment for children who are acquiring a language। हमने देखा है कि जो बच्चे लैंग्वेज एक्वायर कर रहे होते हैं उनके वालिदैन उन्हें एक मुनज़्ज़म माहौल फराहम करते हैं। Although some of these speech adaptations facilitate development, ये डेवलपमेंट में जो लैंग्वेज की डेवलपमेंट हो रही होती है उसमें अहम किरदार अदा करता है। They are not sufficient to explain language acquisition, लेकिन ये सिर्फ यही काफ़ी नहीं है लैंग्वेज एक्विजिशन के लिए। To benefit from these language lessons, children must have a certain cognitive prerequisites। इसके लिए कॉग्निटिव कुछ ज़रूरियात भी होती हैं बच्चों की। दीज इंक्लूड प्रोसीजर्स फॉर रजिस्टरिंग, और ये किस लिए होनी चाहिए होती हैं? फॉर रजिस्टरिंग, स्टोरिंग एंड एनालाइजिंग लिंग्विस्टिक इन्फॉर्मेशन। अ सिंपल एनालॉजी में बी हेल्पफुल हेयर। यहाँ पे एक जो सादा कंपैरिजन है वो इसलिए हेल्पफुल है। सपोज यू आर टेकिंग अ कोर्स इन फिलोसफी, the instructor is well prepared, lectures well and is available when students have problems। इसका यहाँ पे इन्होंने एक एग्जांपल से समझाया है कि सपोज करें कि एक फ़िलोसफ़ी पढ़ाई जा रही है स्टूडेंट्स को, और जो इंस्ट्रक्टर है वो भी क्लास में प्रिपेयर होकर आता है, सही अच्छी तरह लेक्चर देता है, और जब बच्चों को क्वेश्चन पूछना होता है तो वो अवेलेबल भी हैं। ऑल ऑफ दीज करेक्टरिस्टिक आर बेनिफिशियल, दे डू नॉट गारंटी द डिज़ायर्ड लर्निंग आउटकम। ये सब कुछ उन्हें फ़िलोसफी सीखने में हेल्पफुल उनके लिए हो सकता है, लेकिन ये सफिशेंट नहीं है, सिर्फ यही काफ़ी नहीं है। अ कोर्स इन फ़िलोसफी टिपिकली रिक्वायर स्टूडेंट्स टू थिंक एब्स्ट्रैक्टली एंड राइट एनालिटिकल एसेज। अब फिलोसफी के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी ये दो एबिलिटीज़ होनी चाहिए, थिंक abstractly and write analytical essays। Students who lack these skills may have considerable difficulty even if the course material is presented in an organized fashion। अगर उन स्टूडेंट्स में ये वाली क्वालिटीज़ नहीं होंगी, यानी कि वो एनालिटिकल एसेज राइट नहीं कर सकेंगे, थिंक abstractly नहीं वो कर सकेंगे, तो वो उन्हें डिफ़िकल्टी होगी। बेशक लेक्चर्स कितने ऑर्गेनाइज वे में दिए गए हों और उन्हें सारे मतलब के क्वेश्चंस के आंसर किए गए हों, लेकिन अगर उनमें एबिलिटी नहीं होगी तो वो नहीं उसको पढ़ सकेंगे। द सेम इज़ ट्रू फॉर द चाइल्ड लैंग्वेज लर्निंग। अ स्ट्रक्चर एनवायरनमेंट इज़ हेल्पफुल ओनली इफ़ द चाइल्ड हैज़ द एबिलिटी टू टेक एडवांटेज ऑफ द स्ट्रक्चर दैट इज़ प्रोवाइडेड। इसी तरह लैंग्वेज लर्निंग के लिए भी एक अच्छा माहौल तभी करामत साबित होता है जब बच्चे में लैंग्वेज लर्न करने की एबिलिटी हो। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास ऑपरेटिंग प्रिंसिपल्स। अच्छा, ऑपरेटिंग का वर्ड आपने कंप्यूटर की टर्म में सुना हुआ होगा। ऑपरेटिंग का मतलब होता है किसी काम को करने का जो प्रोसीजर होता है। वन ऑफ द मोस्ट प्रोडक्टिव अप्रोचेज टू द क्वेश्चन हैज़ बीन स्लोबन्स वर्क ऑन ऑपरेटिंग प्रिंसिपल। यहाँ पे जो ज़्यादातर क्वेश्चन हैं वो स्लोबन के वर्क पे की गए हैं जो उसने किया था ऑपरेटिंग प्रिंसिपल्स पे। वी मे थिंक ऑफ ऑपरेटिंग प्रिंसिपल एज अ चाइल्ड प्रेफर्ड वेज ऑफ टेकिंग इन और ऑपरेटिंग इंफॉर्मेशन। दीज प्रिंसिपल हैव proven useful in explaining certain patterns in early child grammar। और ये जो प्रिंसिपल्स थे ये किस में यूज़फुल प्रूवन हुए थे? एक्सप्लेनिंग सर्टन पैटर्न इन अर्ली चाइल्ड ग्रामर को एक्सप्लेन करने में। फॉर इंस्टेंस, चाइल्ड इन वर्चुअली ऑल लैंग्वेजेस यूज फिक्स्ड ऑर्डर टू क्रिएट मीनिंग्स। अब जो चाइल्ड हैं वो किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए फिक्स्ड ऑर्डर में उसको सीख रहे होते हैं। इवन दो सम लैंग्वेजेस हैव मच फ्रीयर फ्रॉम ऑर्डर दैन अदर्स। और जो कुछ लैंग्वेजेस ऐसी हैं जो वर्ड ऑर्डर से ही फ्री है और कुछ के जो वर्ड ऑर्डर्स हैं वो आपस में डिफरेंट होते हैं। One problem with the notion of operating principle is that it is open to the charge of circularity। ये इसका एक आप कह लें कि इसमें क्रिटिसिज्म था या इसमें एक प्रॉब्लम था स्लोबन का जो वर्क था ऑपरेटिंग प्रिंसिपल्स पे। सर्कुलरिटी इसमें ये था, द एविडेंस फॉर operating principle is found in children's language pattern and then the principles are assumed to account for the pattern। कि हम जो प्रिंसिपल हैं ऑपरेटिंग प्रिंसिपल हैं उनको समझने के लिए पहले चाइल्ड की लैंग्वेज के पैटर्न लेते हैं और फिर उन्हीं पैटर्न को प्रिंसिपल को डिफाइन करने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो ये इसलिए ये सर्कुलर है, यानी कि ये बात फिर घूम फिर के वहीं पे आ जाती है। इंडिपेंडेंट एविडेंस ऑफ दीज ऑपरेटिंग प्रिंसिपल वुड बी हेल्पफुल। अगर इस पे कुछ मतलब कि ये प्रूव हो जाए कि ये इंडिपेंडेंट हैं पैटर्न्स और जो प्रिंसिपल्स है वो एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते हैं, तो इस यानी कि ये जो इसका वर्क है ये ज़्यादा
मतलब कि ये जो दलील है ये मानी जा सकती है. It might be possible to see evidence of these principles in cognitive domains other than languages, but as written they tend to be fairly specific to the language. लेकिन ये जो लैंग्वेज को समझने के लिए जब भी हम प्रोसेस की बात करते हैं तो उसमें कॉग्निटिव प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं. स्लोबन इज non-medical on the question of whether these processes are specific to language modular or whether they can be understood in terms of general cognitive processes. टॉपिक नंबर 135 है हमारे पास सेंसरियोमोटर स्कीमेटा. Another way of categorizing the child's cognitive system comes from the work of Piaget, who expressed the belief that children undergo several qualitative shifts in their thinking throughout development. इस चिल्ड्रन की जो कोग्नेटिव सिस्टम है उसमें कैटेगराइज करने के लिए पाइजेट का जो वर्क है वो अहम किरदार अदा करता है. उनका बिलीव था कि जो चाइल्ड जैसे जैसे ग्रो कर रहा होता है उसकी थिंकिंग जो है वो चेंज हो रही होती है वक्त के साथ साथ. पाइजेट रेफर टू द फर्स्ट 2 years एज द सेंसरियोमोटर पीरियड ऑफ डेवलपमेंट बिकॉज द स्केमेटा द चाइल्ड यूजेज टू ऑर्गेनाइज एक्सपीरियंसेस आर डायरेक्टली रिलेटेड टू टेकिंग इन सेंसरी इंफॉर्मेशन एंड एक्टिंग ऑन इट. पाइजेट ने जो फर्स्ट 2 years ऑफ लाइफ होते हैं चाइल्ड के उनको सेंसरी मोटर रेफ़र किया है और यानी सेंसरी मोटर का नाम दिया है. और इस टाइम पीरियड में चाइल्ड सेंसरी इंफॉर्मेशन ले रहा होता है यानी जिन चीज़ों को वो देख रहा होता है महसूस कर रहा होता है वो वाली इंफॉर्मेशन सिर्फ यानी कि वो उन चीज़ों के बारे में बात नहीं कर सकता है जिनको जो उसके आसपास मौजूद नहीं होती हैं. Sensory motor schemata include banging, sunking, and throwing. The major development that culminates near the end of the sensory motor period is the acquisition of object permanence. अच्छा, ऑब्जेक्ट परमानेंस का यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है. ऑब्जेक्ट परमानेंस का मतलब होता है कि उन चीज़ों को रेफ़र करना, उन चीज़ों के बारे में सोचना और उन चीज़ों को मानना कि वो भी हैं जो मौजूद ना हो. यानी कि चाइल्ड जो होता है वो अपने इर्द गिर्द जो चीज़ें मौजूद होती हैं या जो अल्फाज उसने सुने होते हैं वो सिर्फ उन्हीं से वाकिफ़ होता है. लेकिन परमानेंस टर्म का मतलब है कि उन चीज़ों से वाकिफ़ होना जो वहाँ पे मौजूद ना हो. On the notion that objects continue to exist even when they cannot be perceived, one object permanence is required. The child is no longer at the mercy of immediate stimuli but can respond on the basis of stimuli no longer present. जब परमानेंस का कॉन्सेप्ट आ जाता है, जब परमानेंस वो हासिल कर लेता है एक बच्चा, तो वो उन चीज़ों को भी रेफर कर सकता है जो प्रेजेंट में मौजूद नहीं होती है यानी पास्ट या फ्यूचर में होती हैं. वी वुड सर्टनली एंटिसिपेट दैट डेवलपमेंट्स ऑफ द दिस मैग्नीट्यूड वुड बी रिलेटेड टू द चाइल्ड्स लैंग्वेज डेवलपमेंट. और ये वाला सारा जो प्रोसेस होता है ये असरअंदाज होता है चाइल्ड की लैंग्वेज डेवलपमेंट पे. मोर स्पेसिफिकली वी कैन मेक 2 प्रिडिक्शंस अबाउट लैंग्वेज. चाइल्ड लैंग्वेज के बारे में 2 प्रिडिक्शंस जो हैं वो बनाई जा सकती हैं. वन इज़ दैट द वेरी यंग इन्फेंट हु हैज़ नॉट येट एक्वायर्ड ऑब्जेक्ट परमानेंस. एक तो वो वाले इन्फेंट्स होते हैं जो कि जिन्होंने अभी तक परमानेंस जो होती है वो उन्होंने गेट नहीं की होती है. शुड यूज़ वर्ड्स दैट रेफर टू कंक्रीट ऑब्जेक्ट्स इन द इमीडिएट इन्वायरमेंट. तो वो उन्हीं चीज़ों को रेफर कर रहे होते हैं जो कि इमीडिएट इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होती हैं. स्पेशली दोज दैट द चाइल्ड इजीली मैनिपुलेट्स, और स्पेशली वो वाली चीज़ें जो इजीली जिनके नाम वो बोल भी सकते हैं. दिस अपीयर्स टू बी द केस बिकॉज अर्ली चाइल्ड लैंग्वेजेस कंसिस्ट ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ हेयर एंड नो वर्ड्स. ये बात किसी हद तक यानी कि दुरुस्त भी साबित है क्योंकि हमने देखा है कि जो चाइल्ड्स की लैंग्वेज होती है उसमें ज़्यादातर उन्हीं चीज़ों का, उन्हीं अल्फाज का जिक्र होता है जो उसके सामने बोले जा रहे होते हैं. और जिन ऑब्जेक्ट्स को वो बोल रहा होता है, रेफ़र कर रहा होता है, वो वही ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो उसके आसपास मौजूद होते हैं, जो उसने देखे हुए होते हैं, जिनको उसने महसूस किया हुआ होता है. टॉपिक नंबर 136 है हमारे पास होल ऑब्जेक्ट बायस एंड टैक्सोनोमिक रिलेशन. अच्छा, टैक्सोनोमिक रिलेशंस का मतलब है कि किसी चीज़ की सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस की बिना पर उसमें कंपैरिजन करना. Clearly, adults present children with a simplified and orderly pattern of data that would seem to facilitate vocabulary development. कि जो adults जो बच्चे को मतलब कि सिंप्लीफाइड वे में उसको जो डेटा दे रहे होते हैं, मतलब कि ईजी वर्डिंग में जो चीज़ें उसको समझा रहे होते हैं, उससे उसकी जो वोकेबलरी होती है उसकी डेवलपमेंट हो रही होती है. द क्वेश्चन टू बी पर्सर्ड हियर इज़ नॉट वेदर सच अडॉप्टेशंस आर नेसेसरी फॉर नॉर्मल लैंग्वेज एक्विजिशन बट वेदर दे आर सफिशिएंट. और यहाँ पे क्वेश्चन ये पैदा होता है कि वो जो ईजी वर्डिंग में उसको बातें समझाई जा रही होती हैं, ईजी ऑब्जेक्ट्स के नाम पहले बच्चे को सिखाए जा रहे होते हैं, कि क्या वो ज़रूरी हैं या वो काफ़ी हैं. As the children are exposed to adult words for objects, many references are possible for these words. It seems unlikely that children explore every possible meaning of a given word
कि जो चाइल्ड हैं उनको वर्ड्स के पॉसिबल मीनिंग जो है वो ख़ुद दरियाफ्त करने चाहिए गिवन व्हाट वी हैव लर्नड अबाउट द स्पीड ऑफ द लेक्सिकल एक्विजिशन. अडल्ट नेमिंग प्रैक्टिस हेल्प द चाइल्ड बट सम theorists believe that the child must have certain expectations about the world learning to benefit maximally from these lessons. तो बच्चे को ना चीज़ों के बारे में वर्ड्स के बारे में कुछ एक्सपेक्टेशंस होनी चाहिए, यानी अपनी तरफ से उसे वर्ड रेफर करने के लिए वर्ड को समझने के लिए कुछ कोशिश करनी चाहिए जो उसे सीखने के अमल को यानी बेहतर करती है. द नोशन ऑफ द कॉग्निटिव कंस्ट्रेंट इज चिल्ड्रन आर कंस्ट्रेंट टू कंसिडर ओनली सम ऑफ दोज पॉसिबिलिटीज और एट लीस्ट टू गिव प्रायोरिटी टू देम over others. A subsequent study presented children with novel labels for objects for which they already had labels, such as claw for hammer. अच्छा, इसमें ये है सब्सिक्वेंट स्टडी प्रेजेंटेड चिल्ड्रन विद नॉवल लेबल्स, यानी कि ना बच्चों के सामने कोई ऐसे ऑब्जेक्ट का कोई ऐसा नाम बोला जाए जो उन्होंने पहले ना सुना हुआ हो, तो वो उसको फुल ऑब्जेक्ट से रिलेट करेंगे, इससे किसी मतलब इंटायर ऑब्जेक्ट से रिलेट करेंगे, उसके किसी पार्ट से नहीं रिलेट करेंगे. आगे इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, सेंसरी मीटर स्केमेटा आर वेज ऑफ ऑर्गेनाइजिंग द वर्ल्ड विद इमर्ज इन द फर्स्ट 2 years ऑफ लाइफ. सेंसरी मीटर स्केमेटा की डिफिनेशन आ सकती है, सेंसरी मीटर स्केमेटा आर वेज ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, ये वर्ल्ड के नॉलेज को ऑर्गेनाइज करने के वे होते हैं फर्स्ट 2 years ऑफ लाइफ में. द जनरल प्रिडिक्शन दैट द कॉग्निटिव पोजिशंस मेक इज दैट चिल्ड्रन विद द गिवन कॉग्निटिव प्रीरिक्विजिट्स शुड एक्वायर corresponding aspect of the language more rapidly than those without the prerequisites. Studies of sensory meter schemata, however, suggest that cognitive processes do not emerge prior to language but rather stimulus with language. अच्छा, इसमें यह बताया गया कि कुछ जो बच्चे होते हैं उनमें जो लैंग्वेज एक्वायर करने की एबिलिटी होती है वो ज़्यादा होती है, लेकिन उनमें जो कोग्निशन होती है, उनकी जो कोग्नेटिव एबिलिटीज़ होती हैं वो कम होती हैं. और इसी तरह कुछ बच्चों में कोग्नेटिवली वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं और में लैंग्वेज लर्निंग की जो एबिलिटीज़ होती हैं वो कम होती हैं. Considerable evidence suggests that constraints guides children acquisition of the lexical items. There is continued debate regarding the best way to characterize these constraints. Finally, we saw that this is a certain individuals there are dissociations between language and cognition, relatively strong cognitive skills with weak linguistic skill और relatively strong linguistic skill with weak cognitive skill. ये वही बात है जो मैंने आपको अभी बताई है. These observations suggest that cognitive development, although it is generally associated with language development, लेकिन ये जो constraints हैं, ये जो इख्तलाफ है, ये मतलब लैंग्वेज की डेवलपमेंट में अहम किरदार अदा करता है. व्हेन चिल्ड्रन इनकाउंटर अ न्यू लेबल दे प्रेफर टू अटैच द लेबल टू द एंटायर ऑब्जेक्ट रादर देन टू पार्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट. ये फिर वही बात रिपीट की जा रही है कि जब एक बच्चा न्यू लेबल किसी चीज़ के लिए सुनता है तो वो उससे इंटायर पार्ट से रिलेट कर रहा होता है, उसके किसी एक पार्ट से उसे वो रेफर नहीं कर रहा होता. To return to the earlier example, when someone points out to an object and says dog, the child assumes that the word is labeled for the entire object rather than the dog's tail. Whole object bias in developmental psychology. For example, if a child is shown and given the label truck, child को एक label show की जाए truck, the child will assume truck refer to the whole object instead of tires, doors, colors और other parts. तो child जो है वो ऑटोमेटिकली whole object को ट्रक समझेगा, ना कि उसके डोर्स को, कलर को या उसके टायर को ट्रक समझेगा. Alan Markman pointed work in this field. Her studies suggested that even in case where color or dynamic activities are made salient or to children, they will still interpret the new words as a label for whole objects. Furthermore, infants hold a primitive theory of the physical world that is guided by 3 constants on the behavior of physical bodies. अच्छा, यहाँ पे 3 constants important हैं. Object must have move as a whole. जो object है उसे move करना चाहिए as a whole. Object move independently of each other and object move connected path. It is suggested that these 3 constants help guide children interpretation of senses and in turn explain how the whole objects bias reflect the non-linguistic status of object. In addition, children seem to use a taxonomic bias. इसके साथ साथ जो children होते हैं वो taxonomic bias को भी जो है वो यूज़ कर रहे होते हैं. Taxonomic का मतलब होता है कि वो चीज़ों के दरमियान जो सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस होते हैं उनकी बिना पर वो मतलब वो उसमें कंपैरिजन कर रहे होते हैं. जैसे अब एक चिल्ड्रन जो है वो एक कैट को जब देखता है तो वो उसके माइंड में एक इमेज बन जाता है कि इसकी 4 legs और 1 tail है तो ये कैट है. और जब वो डॉग को देखेगा तो ऑटोमेटिकली उसके माइंड में आएगा यार ये भी कैट ही है क्योंकि इसकी भी 4 legs और एक जो है उसकी टेल है.
For example, they will assume that dog is a label for a group of animals, not just Fido. Fido एक एनिमल्स की रेस है, मतलब डॉग्स की एक रेस है, एक नस्ल है कुत्तों की. तो जब वो किसी assume that dog is a label for a group of animals, not just Fido. Ordinarily, children focus on thematic relation. अब इसके साथ साथ वो थीमेटिक, हालांकि वो थीमेटिक रिलेशन पे भी फोकस कर रहते हैं, लेकिन साथ साथ वो टेक्सोनोमिक भी करते हैं. अच्छा, थीमेटिक रिलेशन क्या होते हैं? थीमेटिक रिलेशन लैंग्वेज के और वर्ड का जो मीनिंग होता है उसके दरमियान रिलेशन होता है. इसकी एग्जांपल मैं आपको देती हूँ. जैसे जैसे हमारे पास एक सेंटेंस हो, कैट इज़ ऑन द मैट. तो कैट जो है वो मैट के ऊपर है. अब कैट और मैट के दरमियान स्पेशियल रिलेशन है, जगह का ताल्लुक है. जो कैट है वो मैट के ऊपर है. थीमेटिक रिलेशन ये हम कह सकते हैं. तो बच्चे जो हैं वो थीमेटिक रिलेशन के साथ भी चीज़ों को देख रहे होते हैं, लेकिन उसके साथ साथ टेक्सोनोमिक रिलेशन से भी उसको रेफर कर रहे होते हैं. इफ़ गिवन मिल्क, अ स्पून और अ कार, children will group each time with a cow, soap or a stop sign respectively. However, when children hear a new label, they shift their attention to taxonomic relationship. जब वो कोई नया लफ्ज़ सुनेंगे तो ऑटोमेटिकली उनकी जो अटेंशन है वो टेक्सोनोमिक रिलेशनशिप पे होगी. इवन दो दे कंसीडर थीमेटिक रिलेशन टू बी अ गुड वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग द ऑब्जेक्ट्स देमसेल्फ. इंस्टेड ऑफ काउ बीइंग लिंक्ड टू द मिल्क, इट वुड बी लिंक्ड टू द पिग और हॉर्स. द न्यू वर्ड इज assumed to refer the other objects within the same taxonomic category. टॉपिक नंबर 137 है हमारे पास, म्यूचुअल एक्सक्लूसिविटी बायस. It refers to the fact that a child who knows the name of the particular object will then generally reject applying the second name to the object. अच्छा, म्यूचुअल एक्सक्लूसिविटी बायस जो इस चीज़ को रेफ़र करता है कि बच्चा जब एक चीज़ का नाम ऑलरेडी जानता है तो वो अगर उस चीज़ को कोई नया नाम दिया जाए तो बच्चा उसको एक्सेप्ट करने से इनकार कर देगा. मतलब वो उस चीज़ का जो नया नाम है उसको नहीं मानेगा, यानी कि रेजिस्टेंस होते हैं. Several experimental studies by Markman and Virchow have supported the notion that children use mutual exclusivity in acquiring new words. इसी तरह वो न्यू वर्ड को एक्वायर करने में भी यही वाली सलाहियत दिखा रहे होते हैं. इन 3 years old children were presented with a pair of object. 3 साल के बच्चों को कुछ पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट्स दिखाए गए. One member of each pair was an object for which the child already had a label, such as banana, a toy, cow or a spoon, and the other was object for which the child did not have a label, such as lemon, veg, press और a pair of tongues. अच्छा, वो वाले वो वर्ड्स थे जो कि बच्चों को पहले बताए गए थे और ये जिनके लेबल थे, और ये वो थे जो बच्चे पहले दफ़ा सुन रहे थे. The children were then asked by puppet to show me the X. X was a nonsense syllable. The children were much more likely to select the novel objects. तो जो novel objects थे जिन्होंने उन्हें पहली दफ़ा मतलब कि जिन objects के नाम नहीं वो उनको पता थे, उन्होंने उनको टच करना ज़्यादा वो इंटरेस्टेड थे उसमें. A subsequent study presented children with novel labels for object for which they already had labels, such as claw for hammer. In this instance, the children interpreted the novel term such as applying to only one part of the object. आगे हमारे पास टॉपिक नंबर 138 है, इम्पेयरमेंट ऑफ लैंग्वेज एंड कॉग्निशन. Our knowledge of the relationships between language and cognition has also been advanced by studies of children and adolescents with cognitive or linguistic impairments. कि मतलब ये जो चाइल्ड की सारी हमने स्टडी की है, इससे हमें जो रिलेशनशिप है बिटवीन लैंग्वेज एंड कॉग्निशन उसके बारे में आपने जाना है. द नोशन दैट अ क्लोज रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन अ लैंग्वेज एंड कॉग्निशन हैज़ जनरली बीन सपोर्टेड बाय स्टडीज़ ऑफ इंडिविजुअल्स. बस इस टॉपिक में ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, यही बताया गया केवल जो स्टडीज़ थी इस ये शो होता है कि जो लैंग्वेज की लैंग्वेज लर्निंग एबिलिटीज़ हैं और जो कॉग्निशन है उसमें क्लोज रिलेशनशिप है, यानी जो बच्चे कॉग्निटिवली स्ट्रॉन्ग होते हैं वो बेहतर तौर पर लैंग्वेज लर्न कर सकते हैं. However, in certain individuals there can be significant discrepancies between the level of cognitive functioning and the level of linguistic functioning. लेकिन कुछ बच्चों में कुछ यानी कि सिग्निफिकेंट डिस्क्रेपेंसीज होती हैं कॉग्निशन लेवल में, और उनके जो लिंग्विस्टिक फंक्शनिंग होती है उसमें कुछ मतलब कि तनाज़ात होते हैं, इख्तिलाफ़ात होते हैं.